अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आज मैंने सोचा कि आई थिंक आपको थोड़ा सा फॉर्मेट में बता दूं कि इंस्टेड ऑफ कि मैं एक फिक्स्ड टाइम पे और फिक्स्ड डेट पे मैं अपना लाइव शो करूं, मैंने अब ये सोचा है कि रैंडमली जब भी मेरे पास टाइम हुआ मैं आपके लिए लाइव शो कर लिया करूं। एंड आई होप कि ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगे। उसके अलावा जो हम लोग अपनी वीडियोस करते हैं दे वुड बी देयर। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इमिग्रेशन लॉ के बारे में, आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर आप स्क्रीन पे लिख लें एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर इट। एक दो चीज़ें मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और मैं अपडेट देना चाह रहा था आपको कि एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारा जो असाइलम क्लेम है वो क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है। देखिए, मेरा उसमें व्यू ये है कि अक्सर लोगों के जो वो असाइलम क्लेम करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ऑल्दो वो असाइलम क्लेम कर सकते हैं लेकिन जो असाइलम का बार है वो उसको रीच नहीं कर रहे। अब सवाल ये आता है कि ओके जी, आप मुझे बताएं कि असाइलम का बार क्या होता है। तो रादर देन गोइंग इनटू टेक्निकल थिंग्स कि मैं आपको इसमें कंफ्यूज करूं कि जी कन्वेंशन रीज़न है ये, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में बताऊं। तो सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि हम सबसे पहले तो एक एप्लीकेंट से ये पूछते हैं कि अच्छा जी, आप हमें ये बता दें कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं जो कोर्ट जाते हैं, जो ये काम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, अगर आपने कोई मैसेज लिखते हैं जस्ट राइट देयर, मैं उसका जवाब दे दूंगा व्हाइल आई एम डिस्कसिंग कि क्यों असाइलम क्लेम्स रिफ्यूज होते हैं। तो पहले हम एक शख्स की नेशनैलिटी पूछते हैं। अब एक्सपीरियंस से हमें पता होता है कि अगर कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से या किसी भी और कंट्री से किस टाइप के स्टेट असाइलम्स हो रहे हैं। स्टेट असाइलम ये होता है कि जब आप असाइलम करते हो तो आप कहते हो कि जी मेरी जान को ख़तरा है। अब आपकी जान को जो ख़तरा है वो स्टेट से भी हो सकता है और नॉन स्टेट एजेंट से भी हो सकता है। अब आपको अगर ख़तरा स्टेट से है तो हमें पता है कि जी कौन कौन सी कंट्रीज़ में, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये होम ऑफिस में भी अवेलेबल है, कोर्ट्स में अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिनका काम है असाइलम का, उनको पता होता है कि जी एक कंट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में और होम ऑफिस के साथ कि जी स्टेट की प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को हासिल नहीं है। अब इसकी मैं एक टिपिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई शख्स LGBTQ है, यानी कि वो कहते हैं कि जी मैं मेरी जो जेंडर ओरिएंटेशन है वो मेरे कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है और वो हम प्रूव भी कर पाते हैं तो जारी बात है उसको असाइलम मिल जाता है। तो देखना ये पड़ता है कि क्या जिस बेसिस पे उसने असाइलम क्लेम किया स्टेट प्रोटेक्शन है या नहीं। वो थोड़े से इजी होते हैं क्लेम करने के लिए। फिर असाइलम क्लेम होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि जी नॉन स्टेट एजेंट्स हैं। नॉन स्टेट एजेंट होते हैं कि जी मुझे फ़लाँ ने गोली मारने की कोशिश की, मेरे भाई बहन का जायदाद का प्रॉब्लम है। उनके अंदर हमें प्रूव करना पड़ता है कि जी हमारे पास जो मशीनरी है स्टेट की उनकी तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है। और सिंपल या आपकी तरफ से बोल देना कि जी मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है इज़ नॉट इनफ। आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट जो होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर है उसके ऊपर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी स्टेट प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। अगर ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करें तो फिर एक स्टार्टिंग पोजीशन बनती है आपके असाइलम केस की। अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने भी ज़्यादातर असाइलम केसेस देखे हैं उनमें ये थोड़ा सा उनका जो होता है ना क्लेम वो डाइल्यूट हो जाता है। बस उनको ये नहीं पता होता कि ये स्टेट है नॉन स्टेट, और अगर वो नॉन स्टेट करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि क्या क्या बार है उसकी। तो ये इसकी वजह से मेरी नज़र में ज़्यादातर असाइलम रिफ्यूज़ होता है। अगर आपका कोई सवाल है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लीज़ अपना सवाल चैट में लिख लें, और क्योंकि चैट बड़ी क्विक गुजरती है, आई नो एक दो किसी ने सवाल लिखे, मैं फिर उसको जवाब नहीं दे सका, अपोलोजाइज। लेकिन अगर आपका कोई सवाल अभी है आप प्लीज़ चैट में लिख लें, मैं जैसे ही उसको पढ़ूंगा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं उसको रोक के आई आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट। सो अगर आपने प्लीज़ कोई भी अपना सवाल लिखना है प्लीज़ अगर आप चैट पे लिख लें, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, तो मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था कि क्यों मुझे लगता है, सॉरी किसी का सवाल आया यूज़र 332 का, आई एम 18 ईयर्स इन यूके, वांट टू अप्लाई फॉर 20-year वीज़ा, आई हैव नो मनी। देखें, पहली तो बात यह है कि अगर आप यूके में हैं और आप
FLRFP जिसको हम कहते हैं फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा, अगर आप वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फ़ी वेवर की ऑप्शन है। फ़ी वेवर ये होता है कि यू अप्लाई टू द होम ऑफिस कि आई डू नॉट हैव द फंड्स, आपको अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, और अगर आपको फ़ी वेवर मिल जाए देन बिल्कुल आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जहाँ तक बात आती है 18 ईयर्स की, तो देखें मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। इसमें प्राइवेट लाइफ जो वीज़े होते हैं 20 ईयर के होते हैं, जिसमें इजी होता है एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव कि 20 साल से आप इधर हैं। जो लेस देन 20 ईयर एप्लीकेशन है वो होती है वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। मैंने वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल पर एक वीडियो भी बनाई है, तो प्लीज़ इफ़ यू हैव टाइम आप उसको देखें। तो अगर आप एप्लीकेशन डाल भी रहे हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल के जो बार है एटलीस्ट आप उसके ग्राउंड्स होम ऑफिस को प्रेजेंट करें। हाउ लॉन्ग विल दिस टेक होल प्रोसेस बिसाइड स्टिल 2 years लेफ्ट। देखिए इशू ये है कि अगर आप आज की तारीख में से 18 ईयर आपके हो गए, आप एप्लीकेशन डालते हैं, आई होप यू गेट लकी बिकॉज आजकल FLRFP एप्लीकेशन में होम ऑफिस कभी 8 महीने लगाता है, कभी 12 महीने लगाता है, कुछ के ज़्यादा भी। सो लेट्स से 8 months अगर लगा रहे हैं, आप फ़ी वेवर अप्लाई करोगे उस पर भी वो आराम से आजकल 1 month, month and a half लगा रहे हैं। तो इफ़ एवरीथिंग गोज टू प्लान, when I say plan meaning delay हो सब कुछ, तो it could be 1 year before आपको होम ऑफिस डिसीजन दे, और लिटिल अंडर 1 year। और अगर आपको राइट ऑफ अपील मिलती है तो कोर्ट में आपको 8 महीने और मिल जाते हैं, रफली 8 months। और एक दफ़ा कोर्ट में आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में हारो, ओनली अगर आपके केस में मेरिट है तो आप फर्दर केस को अपील कर सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यू हैव द ऑप्शन कि अगर आपके 2 साल रहते हैं, आप मे बी स्ट्रेच करके 1.5 साल गुजार लें उन चीज़ों के अंदर। ओके, सो अगर किसी और का भी कोई सवाल है, कैन आई गेट वीज़ा इन 19.5 year? देखें यूज़र 3372 नहीं, जो 20 ईयर रूल है वो 20 ईयर है। अगर आप एक दिन भी शॉर्ट हैं तो होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप लेस देन 20 ईयर पे जा रहे हैं तो जो बार है वीज़ा मिलने की, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, तो मेक श्योर करें कि वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का जो टेस्ट है वो आप मीट करें, अदरवाइज 20 ईयर्स। और मैंने हर एक से बोला है कि वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का जो टेस्ट है वो बड़ा डिफिकल्ट है, अनलेस, मैं आपको टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, अनलेस यू आर अ वुमन फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज जो कंट्री एंड यू आर नाउ सिंगल, या आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, बिकॉज जो पाकिस्तान की कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट है सिंगल वुमन के ऊपर कि जिनकी सपोर्ट नहीं है फैमिली की तरफ से, वो बड़ी ही आप समझ लें डैमिंग है। मीनिंग कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, घर रेंट करने में उनको ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जॉब्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं होम ऑफिस ने अपनी कंट्री गाइडेंस रिपोर्ट के ऊपर। तो कभी कभी होता है कि हम कंट्री गाइडेंस रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। अगर कोई अफगानिस्तान से है, वो कहे जी मैं इसलिए वापस नहीं जा सकती या जा सकता बिकॉज जो मेरा व्यूज़ हैं वो मे बी गवर्नमेंट मुझे उस पर सपोर्ट ना करे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेट्स कॉल दिस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेस देन 20 ईयर्स, द बार इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। एक दिन पहले भी 20 ईयर पे वीज़ा नहीं मिलेगा, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। आई हैव इनडेफिनेट, सॉरी आपका वो गुजर गया, आई अपोलोजाइज। सर व्हाट इज सेक्शन 120? आई डू अपोलोजाइज, मैं किसी का जवाब देता हूँ और कोई और लिख रहा है तो एकदम गुजर जाता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेक्शन 120। सेक्शन 120 होता है कि होम ऑफिस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कोर्ट का केस है कि आप सेक्शन 120 की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। पहले होम ऑफिस ने आपको नोटिस सर्व करना है जिसको हम कहते हैं वन स्टॉप नोटिस, जिसमें होम ऑफिस आपको कहता है कि हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं बिफोर वी मेक अ डिसीजन कि हम आपको कंट्री से रिमूव करें। ये एक आखिरी मौका है, आपका कोई भी केस है आप डाल लें, उसको सेक्शन 120 नोटिस बोलते हैं। अगर वो वन स्टॉप नोटिस जो होम ऑफिस आपको इशू करता है वो आपके पास है तो आप फिर सेक्शन 120 का क्लेम डाल सकते हैं। मैंने अलबत्ता एक चीज़ कभी कभी किया, बिकॉज ये थोड़ा ग्रे एरिया कानून में, कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि सेक्शन 120 नोटिस एक्सपायर हो जाता है। तो मैं कभी कभी, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा यार मुझे एक बात बताओ ज़रा, मुझे दिखाओ होम ऑफिस के पेपर वर्क, और उन पेपर वर्क में से निकल आता है सेक्शन 120 का नोटिस। अब टेक्निकली उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो मैं फिर उस नोटिस की फोटोकॉपी करके सेक्शन 120 रेज करता हूँ होम ऑफिस को, ये बोल के कि देखें जी आज से इतने साल पहले आपने सेक्शन 120 इशू किया था, टू आवर नॉलेज एक्सपायर नहीं हुआ, ये लें जी सेक्शन 120 की रिप्रेजेंटेशन।
तो दिस इज व्हाट सेक्शन 120 कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी तरफ से सेक्शन 120 डाल डाल देते हैं कि जी दिस इज माय एडिशनल सबमिशन इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 120। आप वो नहीं कर सकते बिकॉज कोर्ट ने बोला है सेक्शन 120 अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। होम ऑफिस आपको इशू करेगा वन स्टॉप नोटिस और उसके जवाब में आप सेक्शन 120 जमा करेंगे। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। कलीम बोलते हैं हेलो आई डिडंट रिसीव exit stamp from Heathrow when traveling to London is create any problem। मुझे बोला कि हसीब के काफ़ी लोग अब भाई वो कर रहे हैं हसीब वो आपके क्या कहते हैं जब आप गुजरते हैं ना तो वो आपके सिस्टम पे ऑनलाइन सारी एंट्री एग्जिट आ जाती है क्योंकि किसी और ने भी मुझे बोला था कि दिस इज़ नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैं लोगों को अब यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप जब भी ट्रैवल करो एक अपना एक ना फोल्डर बना लो जैसे एक ऑनलाइन फोल्डर बना लो कि जहाँ से आपने टिकट लिया है और आपने जो स्टैम्प्स किए उनको सेव करना शुरू कर लो ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी ग्लिच हो सिस्टम में एंड दे आर एबल टू फाइंड कि आपने एंट्री एग्जिट किया आपके पास टिकट स्टब्स हैं और स्पेशली जो बोर्डिंग पासेस हैं जस्ट टेक अ क्विक पिक्चर और उसको सेव करके रख लो। इट्स आजकल तो कैमरे फ़ोन पे इतने अच्छे हैं आप तो उस पर PDF एक तरह से वो भी कर सकते हो। तो आई वुड से टू एवरीवन मैंने अपने शोज़ में भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि जस्ट टेक अ क्विक पिक्चर और पिक्चर लेके आप उसको सेव कर लो अपने सिस्टम पे। सॉरी कलीम आप बहुत जल्दी मैसेजेस गुजर रहे हैं। मैं नीचे से सर कैन आई कंबाइन एम्प्लॉयमेंट प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्पाउस वीज़ा। ओके आई डू अपॉलोजाइज इतने तेज मैसेज गुजर रहे हैं कि मैं आइंदा से यही करूँगा कि मैं फ़ोन पे ही करूँगा इन रैंडम टाइम्स पे। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट बेयर विद मी बिकॉज नीचे से मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके सो पहली बात तो ये पीरियड की जिस तरह मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आज हम बैठे हुए हैं फरवरी में। ओके टेक दिस एग्जाम्पल। अगर मैं आज एक स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ किसी के लिए और वो मुझे कहता है कि तारिक भाई मैं PAY पे हूँ मीनिंग मैं सैलरी पे हूँ तो मैं कहूँगा कि जी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो फरवरी है इससे 6 महीने पीछे जाना है और अगर आपकी सैलरी फ्लक्चुएट होती है और बिलो द थ्रेशोल्ड है 29,000 तो हम 1 साल पीछे जाएंगे। तो आप कहते हो नहीं जी मेरी सैलरी तो 35,000 है तो मैं सिर्फ 6 महीने पीछे जाऊँगा। सो अगर मैं 6 महीने पीछे जाऊँगा तो रफली यू टॉकिंग इज़ फरवरी में हम हैं तो से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जुलाई टू फरवरी का पीरियड होगा। जबकि अगर आप कहते हो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो वो अप्रैल टू अप्रैल का पीरियड है। तो जहां आपका पीरियड इनडिफरेंट हो वहां आप कंबाइन नहीं कर सकते। सिर्फ कानून में इजाजत है कि अगर आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट आई हुई है लेकिन उसकी फिर कंडीशन ये है कि द डेट ऑफ एप्लीकेशन वो एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती हो। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है अगर आप मेरा टैक्स रिटर्न देखें आप छोड़ दें कि मैं PAY पे हूँ मेरा टैक्स रिटर्न देखें उस पर लिखा हुआ है 30,000 जो कि कॉम्बिनेशन है एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की टैक्स रिटर्न के ऊपर जो आपने सेल्फ असेसमेंट की है। तो फिर सवाल ये आता है कि ठीक है अप्रैल में जो आपने फाइल किया था उसमें है लेकिन आज हम फरवरी में क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन जो उस टैक्स रिटर्न में जॉब है वो क्या इस वक्त भी आपके पास है या नहीं। अगर एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन वो जॉब आपके पास है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं क्योंकि मैं ये बड़े रिफ्यूज़ल देखे हैं अपेंडिक्स FM के ऊपर। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे जिस तरह उन्होंने कानून लिखा है। नॉट वेरी डिफिकल्ट जो लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बाहर के लिए आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज़रा भी डाउट है अपेंडिक्स FM पे गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन प्लीज़ और उनसे असेस करवा लें कि अच्छा जी मुझे आप बताएं कि क्या ये मेरी इनकम करेक्ट है या नहीं एंड देन दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। I have indefinite can I apply naturalization? I have overstayed illegally 7 years. देखें जी जहाँ तक आप अगर बात कर रहे हो ना कि जो नया कानून आया है ऑलमोस्ट अब शुरू हो गया अगर कोई इस वक्त नेशनलाइजेशन है तो वो आ रहा है इलीगल एंट्रेंस के ऊपर और वो भी डिस्क्रेशन है वो मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं है। मैं यकीन करें उसके ऊपर अभी एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज मुझे 3 प्रॉब्लम है उसके साथ क्वाइट ऑनेस्टली। और मुझे लगता है कि ये जो भी इन्होंने नया पॉलिसी बनाई है कि जी जो भी इलीगल इस मुल्क में आया है हम उसको नेशनैलिटी नहीं देंगे ये सुपर चैलेंज होने लगी है। आई विल बी वेरी सरप्राइज जब ये चैलेंज होती है। अभी मैं ये नहीं बोलना चाहता क्योंकि आई एम नॉट अ जज लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप समझ लें कमेंट्स आएंगे ऑब्जर्वेशन आएगी कोर्ट से जब ये चैलेंज होगा एंड आई विल टेल यू क्वाइट बेसिकली क्या है। पहली तो बात ये है और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा तो प्लीज़ वो देखिएगा मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। पहली बात ये जी उन्होंने कहा है कि वी मे अगर कोई इलीगल आया है वी मे यानी कि मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं है नेशनैलिटी का वी मे
ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब आप ये बता दें कि फिर व्हेन यू से वी मे, तो क्या डिस्क्रेशन है, किन बेसिस पे आप रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो पार्लियामेंट्री नोट्स में आपको जाना पड़ता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन हम लोग क्या कभी कभी करते हैं, या एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ, आई एम प्रीटी श्योर जो ज़्यादातर एडवोकेसी करते हैं वो यही करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ रूल में क्लैरिफाई नहीं हो रही, हम पॉलिसी पढ़ते हैं, फिर पॉलिसी में भी क्लैरिफाई ना हो तो हम पार्लियामेंट्री डिस्कशन में चले जाते हैं कि जब ये डिस्कस हो रहा था केस, या इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे थे, तो किसी मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, तो उससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। जब मैं वो रिपोर्ट देखता हूं तो उसमें जी मिनिस्टर ने ये बोला आगे से, आई थिंक एक लॉर्ड ने कुछ पूछा, मैंने वो सेव करके रखा हुआ है, कि जी ये हम दे रहे हैं उनको जो इलीगल बोट्स पे आते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट है, लेकिन अगर कोई आता है और हमें प्रूफ कर दे कि जी मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, जान मेरी गोच मतलब बड़ी, मैं अपनी क्या कहते हैं जान को बचा के इधर आया हूँ, तो ये उनके लिए नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि डिपेंड करता है कि अगर आप कहें कि जी मैं वो इलीगल आया हूँ तो किस बेसिस पे आए हैं। फिर एक और चीज़ है कि अगर आपने आते ही लीगल आए और आपने असाइलम क्लेम की है, तो वो जो हमारा आर्टिकल 31 का आई थिंक एक सब सेक्शन है, मैं देख लूँगा कौन सा, बिकॉज मैं इस पर जब वीडियो बनाऊंगा आई टेक दैट आउट। वो ये कहता है कि अगर कोई रेफ्यूजी मांगने मुल्क में आया और वो इलीगल तरीके से आया है, यू कैन नॉट होल्ड दिस अगेंस्ट हिम कि वो इलीगल तरीके से आया है। तो अगर ये बात है, तो जब आपने उसको इनडेफिनेट भी दे दी है, मीनिंग आपने कहा है कि भाई मुझे आपके करैक्टर में प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ये लें जी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो फिर आप उसको नेशनैलिटी क्यों नहीं दे रहे? वाई नॉट यू मेकिंग हिम ए सिटीजन ऑफ द कंट्री? सो आई थिंक कि ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, इसके खिलाफ बहुत सख्त लिटिगेशन होगी। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आई एम नॉट इम्प्रेस जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसी बनाई है। इसकी क्लैरिटी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती थी। मेरा क्या मतलब है बेहतर तरीके से, कि दे शुड हैव गिवन सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन डिटेल में कि अगर इन कंडीशंस के ऊपर आप आए हो तो हम आपको रिफ्यूज नहीं करेंगे। उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। जब इस तरह क्लैरिटी नहीं होती तो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन और इसके खिलाफ लिटिगेशन होती है। Can a autistic child apply indefinite before turning 7? He doesn't have a passport yet. देखें, let me explain something to you. इस मुल्क का एक कानून है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो 7 ईयर की एज में पहुंच जाए तो वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता है। इसको कहते हैं इमिग्रेशन रूल। अब अगर आप रूल से हट के कुछ मांगते हैं होम ऑफिस से, तो वो आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, आप समझ लें, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट में देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड सेट ओ। सेट ओ एप्लीकेशन होती है सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। अब सेटो में पहली तो बात है कि फी वेवर नहीं है, तो आपने उसके पैसे देने हैं, और अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर आपको अपील करनी है। अब डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। अगर बच्चा ऑलरेडी 4-5 का है, जितना अर्सा आप अपीलें करेंगे, सब कुछ करेंगे, पैसे खर्चेंगे, वो वैसे ही 7 का हो जाएगा। फिर सेकंड बात है कि देखें, बच्चे अगर यहाँ उसको वीज़ा मिला हुआ है या वीज़ा नहीं भी मिला, उसकी एजुकेशन फ्री है, उसका मेडिकल फ्री है, उसका सब कुछ फ्री है, बच्चे को क्या डिसएडवांटेज है कि उसको अगर इनडेफिनेट नहीं मिल रहा? क्योंकि देखें ना, हमने कोर्ट में कंपैशन कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में ये भी प्रूफ करना है कि जी अगर बच्चे को इनडेफिनेट आप नहीं दे रहे तो देखें ये उसका नुकसान हो रहा है। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसकी क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है? उसकी रिक्वायरमेंट यही है ना कि उसको मेडिकल हो, उसका यहाँ ट्रैवलिंग का इशू ना हो। वो तो उसको भी नहीं है अगर उसके पास वीज़ा है। जिस तरह की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और बड़ा अच्छा हुआ होम ऑफिस ने ये कानून निकाला, बिकॉज यंग अडल्ट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पहले। बिकॉज यंग अडल्ट को प्रॉब्लम हो रही थी कि जब उनके पास इनडेफिनेट नहीं था, जबकि कानून है कि उनको स्टूडेंट फाइनेंस मिलना चाहिए, लेकिन काफ़ियों को नहीं मिल रहा था। फिर जब वो डिग्री लेके जॉबों में जा रहे थे या कोई सर्टिफिकेट लेके जॉबों में जा रहे थे, बिकॉज उनके पास लीव टू रिमेन वीज़ा था, उनको उस तरह की जॉबें नहीं मिल रही थी। बिकॉज वो एक होता है कि यार आपके पास स्टेटस पूरा नहीं है, तो कुछ सर्टन कंपनीज साइड पे पार्क कर लेती, तो उन यंग अडल्ट्स को इनडेफिनेट देने की तुक समझ आती है। यंग बच्चे के लिए देखें, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप कॉस्ट का फैक्टर देखें। आपने हमेशा मैं जब लिटिगेशन करता हूँ ना, तो मैं क्लाइंट को एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जी, हम लिटिगेट कर रहे हैं कोर्ट में जाके, ये आपका खर्चा है, नाउ टेल मी इज इट वर्थ इट, या हम बाहर ही निगोशिएट कर लें। तो अगर आप कह रहे हैं ना कि जी बच्चा को हम 7 ईयर से पहले अप्लाई कर लें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी एज कितनी है, इतना पैसा लगेगा, आर यू विलिंग टू स्पेंड दैट मनी? और अगर आप कहते हो नहीं मुझे कोई एडवांटेज नहीं है, मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं, देन यू वेट टिल ही टर्न्स 7। आई हैव अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप, 3 साल हो गए आपको, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। आप एक काम करो, अगर आप मेरे शो को रेगुलर फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा कि फाइंड योर एमपी, आप वेबसाइट पे जाओ,
फाइंड योर एमपी और अपने एमपी को ईमेल करो कि जी ये मेरी सारी डिटेल हैं, प्लीज़ आप होम ऑफिस को चेस करो। और यकीन करो जब मैंने ये लोगों के साथ करना शुरू किया है, बहुत उसका फ़ायदा हुआ है और लोगों ने एमपी को चेस करना शुरू किया और लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया, मतलब जवाब देना शुरू कर दिया होम ऑफिस ने। प्लीज़ चेस योर एमपी एंड आस्क योर एमपी कि वो होम ऑफिस से बोलें। आपने कहा यू ओवरस्टेड फॉर 19 ईयर्स एंड आपकी पार्टनर है, व्हाट शुड यू डू? देखें, पहली बात है यू एन ओवरस्टे। आपने कहा कि मैं 19 ईयर्स से ओवरस्टे हूं, तो आपका जो अपना वीज़ा है जिसको हम प्राइवेट लाइफ वीज़ा बोलते हैं, वो तो दो तरीके से आपका बनता है। एक, इफ यू स्पेंड लेस देन 20 ईयर्स इन दिस कंट्री, वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का टेस्ट पास करना है। वो काफ़ी मुश्किल टेस्ट होता है, अनलेस आई नो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, वेरी डिफिकल्ट कि मैं बोलूँ आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं उस एप्लीकेशन में। दूसरा, आपके पास प्राइवेट लाइफ में रूट है कि आप 20 साल का वेट करो, और जैसे ही आपके 20 ईयर्स हो गए देन ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव कि आप 20 साल से इस मुल्क में हो, आपको प्राइवेट लाइफ वीज़ा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं पार्टनर के साथ। बिकॉज आप ओवरस्टेयर हैं, इवन अगर आप अपने पार्टनर से शादी कर लो या आप 2 साल से उसके साथ हो, यू हैव टू अप्लाई वन ऑफ द एक्सेप्शंस। बेशक पार्टनर 40,000 की पे के ऊपर भी है, बिकॉज आपके पास इस वक्त वीज़ा नहीं है ना। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? आई थिंक मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, बट आई रिपीट दैम। एक्सेप्शंस दो तरह की होती है। द मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन जो अप्लाई होती है कि देयर इज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड इन योर रिलेशनशिप। इट डजंट हैव टू बी कि बच्चा आपका हो, इट कुड बी योर स्टेप चाइल्ड, बट देन यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द पेरेंट। क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है जो बच्चे को यहाँ 7 साल हो चुके हो या जो ब्रिटिश सिटीजन हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलूँ कि इस कोर्ट ऑफ अपील, हायर कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जिस बच्चे के पास इंडेफिनेट होता है दैट इज नॉट अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। लॉ में क्वालिफाइंग चाइल्ड को बोलते हैं जिसके पास 7 ईयर जो इधर हो और या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो। क्योंकि कोई मुझे कह रहा था तारिक भाई मेरा बच्चा इंडेफिनेट है या मेरे पार्टनर का, क्या वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है? नहीं, वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं। तो एक जो एक्सेप्शन है वो क्वालिफाइंग चाइल्ड की है, और जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है कि दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि आपका पार्टनर और आप आपकी अपनी होम कंट्री में जाके नहीं रह सकते। और अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं यही बताता हूँ कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का जो टेस्ट है वो बड़ा सब्जेक्टिव टेस्ट है, वो बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो वो फिर हम बैठ के पूछते हैं कि अच्छा जी बताएं, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो क्या वजह है, अगर कोई बाकी चीज़ है तो उसका क्या वजह है। सो कहने का मतलब है कि there's a lot of questions that need to be asked। एक competent person यही पूछेगा, फिर आपको बताएगा कि क्या मेरिट है आपके केस के अंदर। ओवरस्टेयर और सिटीजनशिप एप्लीकेशन, देखिए जो इन्होंने पॉलिसी में चेंज लेके आए हैं ना, वो है इलीगल एंट्रेंट के लिए। तो जो बाकी पॉलिसी है वो अभी भी है कि जी अगर आपने ओवरस्टे किया तो हम उसको इग्नोर करेंगे। जो मेन चेंज आई है ना नई पॉलिसी में, वो है ऑन इलीगल एंट्रेंट के ऊपर, और मैंने उस पर अपना व्यू अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया भी है। किसी ने भी लिखा है वी आर ऑन अ विजिट वीज़ा, कैन वी वर्क? नहीं, अगर आप विजिट वीज़े पे हैं प्लीज़ डू नॉट वर्क, बल्कि आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ लिखा हुआ है कि विजिट वीज़े में व्हाट यू कैन नॉट डू। वर्क इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आप नहीं कर सकते। ये बात ज़रूर है कि सर्टन लेक्चर्स के लिए लोग आते हैं, वो शॉर्ट टर्म विजिट वीज़े पे ही आते हैं, लेकिन उनकी पे उनको बैक होम ही मिलती है यहाँ से, लेकिन आपको उसी बेसिस पे पहले बताना पड़ता है। किसी ने मुझे अभी ऊपर लिखा है कि FLRFP का वेटिंग पीरियड क्या है। यू शुड ईजिली कंसिडर कि 10 to 12 months, और अगर 10 से 12 महीने में आपका FLRFP नहीं आया है देन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि आप कांटेक्ट करो अपने MP को। आई हैव सेड दैट सेवरल टाइम्स, और MP को बोलो कि वो होम ऑफिस से आपके लिए चेस करें प्लीज़। किसी ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मल्टीपल विजिट वीज़ा, कैन आई चेंज टू वर्क परमिट? नहीं, विजिट वीज़ा पे आप कोई स्विचिंग नहीं कर सकते। वो अलग बात है ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन डालो, असाइलम करो, उसकी इजाज़त है, लेकिन ये जो नॉर्मल वर्क वीज़ेज़ हैं ह्यूमन राइट के ऊपर या स्टडी वीज़ेज़ हैं, आप नहीं विजिट वीज़े पे कर सकते। यू हैव टू गो बैक एंड देन अप्लाई बैक। 10 ईयर रूल में आई थिंक यही किसी ने पूछा कि स्टडी वीज़ा काउंट होता है। बिल्कुल, अगर आप एज लॉन्ग एज आप किसी शॉर्ट कोर्स पे नहीं है, क्योंकि वो जो शॉर्ट स्टडी वीज़े को होते हैं ना अंडर 1 ईयर, वो 10 ईयर लॉन्ग डिस्टेंस में काउंट नहीं होते। बाकी जो भी हैं वो सारे काउंट होते हैं। किसी ने लिखा है कि 2 ईयर विजिट मल्टीपल वीज़ा 180 डे क्या है? ओके, इसके ऊपर एक केस लॉ भी है कि आप एक बारी में 180 डे रह सकते हैं, उसके बाद यू कैन जस्ट गो एंड कम बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये क्लियरली लिखा हुआ है केस के अंदर कि अगर आप जा रहे हो 180 डेज से कम रहे हो, 2 दिन बाद भी वापस आ जाओ। लेकिन बात ये आती है कि होम ऑफिस ये जानना चाहता है कि भाई आपके कई सर्कमस्टांसिस तो नहीं चेंज हो गए। कोई जारी बात है, अगर आप नौकरी कर रहे हो या आप कहीं सेटल्ड हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जाके ही वापस आ जाओ। ज़्यादातर एल्डरली पेरेंट्स करते हैं, दे गो एंड दे कम बैक। अब उधर पे सवाल ये होता है कि आर यू यूजिंग दिस विजिट वीज़ा एज ए रेजिडेंसी वीज़ा? तो वो फिर एक बड़ा लंबी ना एक होल अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हैं कि अच्छा जी लास्ट 2 years में या लास्ट 3 years में इस मल्टीपल वीज़े में आपके अम्मी अब्बू कितनी दफ़ा आए गए एंड दे वांट टू नो। तो इन बातों का थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन ये बिल्कुल भूल जाए कि जी 180 डे निकाल के गए मल्टीपल एंट्री में तो 2 दिन बाद वापस नहीं आ सकते। इट्स जस्ट हाउ यू एक्सप्लेन टू द केस वर्कर एयरपोर्ट पे कि वाई यू आर कमिंग बैक सो अर्ली। आई डू apologize, आई थिंक सम आर ट्राइंग कि वो कॉल कर लें, लेकिन जो मैंने नया सिस्टम किया आई एम डूइंग ऑन माई फ़ोन, तो इस पर मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई अपोलोजाइज। आप इस तरह नीचे लिखें, और आई नो आप थोड़ा डिसहार्ट हो रहे होंगे, तारिक भाई सारे मैसेज नहीं पढ़े, यकीन करें बड़ी जल्दी गुजर रहे हैं। आई गेट नेक्स्ट, मैं थोड़ा इसमें तेज़ हो जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी आप माइंड ना करना, जो मुझे मैसेज नज़र आ रहे हैं मैं उनको पढ़ पढ़ के जवाब दे रहा हूँ। किसी ने पूछा तारिक भाई इंडेफिनेट के बाद नेशनलाइजेशन अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड करता है कि इज़ योर स्पाउस ब्रिटिश। बिकॉज अगर आपकी स्पाउस ब्रिटिश हैं तो इनडेफिनेट के फ़ौरन बाद आप नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट अगर आप मीट कर रहे हो। और अगर आपकी स्पाउस ब्रिटिश नहीं है तो फिर आपको 1 साल वेट करना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर indefinite, sorry, for naturalization. Apologies, मैंने indefinite बोला, naturalization. Can I apply 7-year child route on priority service? आई थिंक अगर आप बात कर रहे हो इनडेफिनेट की तो आई थिंक इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप FLR-FP की बात कर रहे हो उसमें इस वक्त प्रायोरिटी है। सो बिल्कुल आप प्रायोरिटी सर्विस FLR-FP पे कर सकते हो, लेकिन आप प्रायोरिटी सर्विस भाई सेट पे नहीं कर सकते जो बच्चे की सेटलमेंट एप्लीकेशन चाइल्ड की, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बट कल परसों से हो जाए तो आई डोंट नो, इस वक्त नहीं है। सर हाउ टू कॉन्टैक्ट यू? भाई आई नो अब मैं दूसरे फॉर्मेट से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वैसे इमिग्रेशन विद तारिक डाल लो वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने अब नाम भी चेंज किया शो का। इट्स नाउ आई थिंक मेरे चैनल का नाम है लिटिगेशन एंड इमिग्रेशन विद तारिक, बिकॉज वेरी सून यू विल फाइंड कि मैं लिटिगेशन की वीडियोस बनाऊंगा, तो विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आई थिंक अगर आप वैसे ही मेरा टाइप गूगल करो, आई एम होपिंग कि मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएँ, आई होप सो। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगर आप तारिक डालो इमिग्रेशन विद तारिक, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। वेस्ट लंदन सोलिसिटर डालो, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। बिकॉज आई बीन डूइंग सोशल मीडिया ओवर 10 years मेनली। मैं पहले स्काई पे था 2-3 चैनल्स पे, देन आई स्टार्टेड हमारा अपना चैनल। शुड हैव डन दैट मे बी 10 years ago, बस आई वाज लेट विद दैट। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड माय डिटेल्स सोशल मीडिया में अगर आप डालो। आई एम ऑन L2 leave, refugee status, my son, can I apply indefinite after 5 years? देखें, अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो जारी बात है 5 साल बाद आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। वरना वो जो सेटो वाली बात है वो मैंने अभी जिक्र किया, तो आई होप आपने उस चीज़ को पिक कर लिया। मैं उसको रिपीट इसलिए नहीं करूँगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बाकियों के भी मैं जवाब दे दूँ। आई एम गोना डू अनदर फ्यू मिनट्स, उसके बाद मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं कभी कभी लेट शाम को कर लिया करूँ, वीकेंड पे भी, और कभी ऑफिस से कर लिया करूँ। तो वील कीप मीटिंग अप लाइक दिस। आई थिंक सॉरी, किसी ने बार बार लिखा है कि बच्चे का रेफरी, उनमें से एक लाजमी होम ऑफिस ये कहता है कि वो रेफरी होना चाहिए जो बच्चे को प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानता हो, जिस तरह के उनका टीचर, या आप उनका कोई कुरान पढ़ाने वाला बच्चे को आता हो, या कोई प्राइवेट ट्यूशन देता हो वो। और अगर आपको वो बंदा नहीं मिल रहा तो फिर आपको कवरिंग लेटर में उनको बताना है कि अभी कुडंट फाइंड एनीवन जो रेफरेंस दे बच्चे का, बिकॉज द चाइल्ड इज़ टू यंग। लेकिन कुछ लोगों के यंग बच्चे भी जाते हैं स्विमिंग क्लासेस में, फुटबॉल खेलने के लिए, तो वो कोचेस भी एज लॉन्ग एज देव गॉट रेलिवेंट स्टेटस, वो उनकी स्पॉन्सरशिप, ब्रिटिश पासपोर्ट मोस्टली का यही होता है, दे कैन गिव देयर स्पॉन्सरशिप। तो सॉरी, स्पॉन्सरशिप कह रहा हूँ, देयर रेफरेंस। और कभी कभी होता है कि टीचर्स कहते हैं हम रेफरेंस देने को रेडी हैं, लेकिन हम अपनी डिटेल्स आपको इस तरह नहीं देंगे। तो उसका फिर हल ये कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑनलाइन फॉर्म की बजाय पेपर फॉर्म प्रिंट करें, भरें, टीचर के पास लेके जाएं, वो अपनी डिटेल डाल देगी, शी इज़ हैप्पी टू डू दैट। अक्सर टीचर्स मैंने सुना है, देन साइन, और फिर वो आप पेपर पे भेजें, जो पुराना सिस्टम था। तो क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो रजिस्ट्रेशन का बच्चे की,
तो आपको रेफरी से सारी उनकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। तो अगर टीचर्स रिलक्टेंट हैं और आपको कोई और मिल नहीं रहा क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बच्चे को जानता नहीं है, देन जस्ट डू द पेपर एप्लीकेशन और टेक द रिस्क विद ऑनलाइन, बट एक्सप्लेन टू द होम ऑफिस उसके अंदर ही एप्लीकेशन में कुडंट फाइंड एनीवन कि वो बच्चे को पर्सनल कैपेसिटी में रेफरी अपना रेफरेंस दे। सर किसी ने अभी लिखा है कि इफ़ यू कम एज अ चाइल्ड इलीगली कैन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? डिस्क्रेशन पे बिल्कुल यू कैन, लेकिन इट मैटर्स अ लॉट ऑन द कि बच्चा किस बेसिस पे आया। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन स्टिल अ चाइल्ड, फिर बड़े सवाल उठते हैं कि बच्चा डिस्क्रेशनरी बेसिस पे अगर इधर आए, आप अप्लाई कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो बच्चे के पेरेंट्स का स्टेटस क्या है? तो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि आप अप्लाई करो और मिल जाएगा। देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो देखने पड़ते हैं। सॉरी, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, गुजर गया, couldn't read. How much do you charge spouse visa? डिपेंड करता है केस पे कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और कितना ज़्यादा उसके अंदर काम है, बट इट रेंजेस वेरी इजली फ्रॉम 850 to 1200, ये रेंज है तकरीबन स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने की। सॉरी, बड़ी तेज तेज चीज़ें गुजर रही हैं। PSW finish applied for, ओके किसी ने कहा भी PSW फिनिश हुआ एंड दे अप्लाइड फॉर प्राइवेट लाइफ वीज़ा। देखें, अगर आपका मुझे पता है आप सारे PSW बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स यू टॉक अबाउट ग्रेजुएट वीज़ा। अगर किसी का ग्रेजुएट वीज़ा ख़त्म हो रहा है और उन्होंने प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डाली है, तो जारी बात है उनको ये तो पता होगा कि भाई इस एप्लीकेशन में उनके मेरिट कितना है, चांसेस कितना है। तो आपके पास फिर दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन है कि वाइल द प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन इज पेंडिंग, आप उसको वेरी करके, अगर आपको उस वक्त तक स्किल्ड वर्कर कोई मिल जाता है, कोई कॉस्ट असाइन आपको कर देता है, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन का डिसीजन आ जाता है और आप अपील्स करते हैं, तो जारी बात है सेक्शन 3C आपका चल रहा है, आप उसको ख़त्म करके एज लॉन्ग एज 14 डेज के अंदर आप कॉस्ट लेके स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करो, तो होम ऑफिस उसको फिर भी इंटरटेन करेगा। बिकॉज होम ऑफिस स्किल वर्कर में ये कहता है कि आपका जो ओवर स्टे पीरियड है वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर डिसीजन आने से पहले प्राइवेट लाइफ आप स्विच करो स्किल पे, तो वो टाइम आपको पता है। वो मैंने उस पर एक आई थिंक वीडियो भी बनाई है कि अगर आप सेकंड वेरिएशन एप्लीकेशन करते हो, कानून क्या कहता है। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। ऑलराइट, ओह सॉरी, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल, मैं फिर गुजर गया वो 4.2 के ऊपर, मैंने पूरा पढ़ा नहीं कि उनका वो 4.2 आई थिंक वही है कोर्स कंप्लीशन के ऊपर। बिकॉज देखें, मैंने एक बात बोली है, मैंने वीडियो पे भी पहली दफ़ा बोली थी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, कि कोई भी अगर ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, प्लीज़ मेक श्योर स्टूडेंट से कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ईमेल दे दी है कि यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेजुएट वीज़ा, और यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को बता दिया है। बिकॉज आई एम श्योर कि कितने लोगों का ग्रेजुएट वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ होता है कि यूनिवर्सिटी ने ईमेल नहीं दी होती होम ऑफिस को। इसलिए जब मेरे पास कोई ग्रेजुएट वीज़े के लिए आता है स्टूडेंट से और मुझे बोलता रहे कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है तारिक भाई, मैं कहता हूँ नो, मुझे यूनिवर्सिटी से ईमेल चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी मुझे ईमेल करेगी, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को भी ईमेल कर दिया, विच इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अभी लॉग इन करके आना। आई होप ये आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगे, बिकॉज आइंदा से मेरा प्लान यही है कि जब भी मेरे पास टाइम हो, उसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि आई माइट बी डूइंग इट मोर देन वंस अ वीक। बिकॉज अगर आप देखें, जब मैं अपना फिक्स टाइम पे करता हूँ, इट्स मोर देन इट्स ओनली वंस अ वीक। लेकिन इस तरीके से इट्स वेरी इजी, मैं जल्दी से अपना फ़ोन यहाँ रख सकता हूँ, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यू। तो मेरे ख्याल से मैं ये करूँगा कि जब मेरे पास दिन के वक्त टाइम हो, आई कैन डू दिस अपने ऑफिस से, और कभी शाम को, जिस तरह अभी इट्स ऑलमोस्ट 8:30, मैं सुकून से बैठ के बात कर सकता हूँ। कभी थोड़ा और लेट करके हम बात कर लिया करेंगे। तो आई थिंक आई विल स्टिक टू दिस फॉर्मेट रादर देन कि मैं फिक्स्ड रखूँ कि हम बात करें। उसके अलावा जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे चैनल को एडवर्टाइज़ करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोर्ट में रिप्रेजेंट करूँ आपको, या आपके लिए मैं होम ऑफिस में केस डालूँ, गेट इन टच विद मी एंड आई एम हैप्पी टू आंसर एंड टू रिप्रेजेंट यू। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। मैं शायद अभी थोड़ी देर में ट्राई करूं कि मैं, क्योंकि मुझे आदिल ने बोला है कि तारिक भाई ट्राई दैट, उसने मुझे सेटअप करके दिया है कि थोड़ा ट्राई करें कि आप यूट्यूब पे भी लाइव करें। तो मैंने सिर्फ एक अभी कॉल करनी है, फिर मैं ट्राई करता हूं
कि मैं यूट्यूब पे भी थोड़ी देर आके मैं लाइव कर लूँ. आई जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट बिकॉज यू सी टिकटॉक पे मैंने 2-3 दफ़ा अब लाइव कर लिया मोर देन फ्यू टाइम्स. तो मुझे इसका तरीका आता है फ़ोन पे, क्योंकि लैपटॉप खोलना सेटअप करना टाइम बड़ा लगता है. तो दिस इज़ मच ईजियर एंड क्विकर. तो मैं शायद अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे ट्राई करूँ. तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं तो यू माइट सी मी, बट इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने कॉल करनी है, मैं कितनी देर में फारिग होता हूँ. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें एंड रियली ग्रेटफुल कि आप लोग आते हो अपना टाइम निकाल के. आई होप टू सी यू सून एंड लाइक आई सेड कि मैं रेगुलर इंटरवल्स में आप लोगों के लिए आता रहूँगा. टेक केयर और अपना ख्याल रखें.